फिर से आपका स्वागत है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर के अब जांच तेज कर दी गई है। एसआईटी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा ने खरीदी थी एंटी डिप्रेशन दवा। 26 दिसंबर को ये दवा खरीदी गई थी। आज भी एसआईटी परिजनों से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली है और क्योंकि परिवारजन ये कह रहे थे कि हत्या की गई है और इसी को लेकर के अब एसआईटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि छात्रा ने एंटी डिप्रेशन दवा खरीदी थी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, एसआईटी जांच कर रही है और एक बड़ा खुलासा भी हो गया है कि जो छात्रा है वो डिप्रेशन में थी और एंटी डिप्रेशन दवा उसने खरीदी थी। क्या परिजनों को इस बात की जानकारी थी? देखिए, परिजनों को इस बात की जानकारी संभवतः नहीं थी क्योंकि जब एसआईटी को ये छात्रा के जो कमरे थे वहां से एंटी डिप्रेशन की दवा की जो स्लिप है वो मिली, जो हॉस्टल के वार्डन ने दिया एसआईटी को। तो उसके बाद एसआईटी की टीम जो है उसके जो अंकित होते हैं कोड उसका मिलान किया और पहले गोविंद मित्रा रोड पहुंची एसआईटी की टीम। वहां से पता की कि ये दवा जो है वो किस दुकान से निकली है। जो होलसेलर दुकान है वहां से पता चला कि ये दवा जो है वो जहानाबाद गई है। नंबर से मिलान हुआ। उसके बाद जो दुकान थे उसके रसीद वहां पे थे। तो उस रसीद के आधार पर जो एसआईटी की टीम है वो जहानाबाद पहुंची उस दवा दुकान में जहां से ये एंटी डिप्रेशन की दवा जो है वो छात्रा ने खरीदी थी। जब दुकानदार को एसआईटी ने पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि बिल्कुल ये दवा जो है हमारे दुकान की है और एक लड़की जो है इसे आकर कर ले गई थी। एसआईटी ने ये भी पूछा कि आखिर आपने क्यों दिया, इतने मात्रा में जो है डिप्रेशन की दवा क्यों दी। तो उसने कहा कि हम पुर्जा भूल गए हैं, हम जो है डॉक्टर ने हमें लिखा है, तो इस कारण से उन्होंने उसे मुहैया करा दिया। और फिर वो लेकर के पटना आ गई। पटना आने के बाद अगले ही दिन जब उसकी माँ जो है वो एक जो बिहारी व्यंजन होता है उसे लेकर के आई लड़की से मिलने, चूंकि लड़की की तबीयत खराब थी। इस कारण से वो पटना पहुंची और फिर 28 तारीख को मां के साथ जो मृतक है वो अपने गांव चली गई। यह कहते हुए वार्डन को कि हमें ठंडा लग गया है, ठंडा लगने के कारण तबीयत खराब है, और फिर वो अपने गाँव लौट गई। गाँव में रहने के बाद 5 तारीख को, जैसा कि पहले तो न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उनकी मां ने कहा था कि हम छोड़े हैं, और लेकिन पिता ने कल जो सख्ती से पूछताछ किया एसआईटी ने, तो पिता ने बताया कि वो भी स्टेशन गए थे और वहाँ आखिरी सेल्फी जो है वो मृतका ने उनके साथ लिया था। और पटना वो पहुंची। पटना पहुंचने के बाद रात में 9 बजे माँ से बात भी की। माँ से उन्होंने बताया मृतक ने कि वो रोटी और सब्जी खा ली है, अब वो आराम करने जा रही है। इसी के बाद जो है अगले दिन अचानक से लड़की की तबीयत खराब हुई है, मृतक की तबीयत खराब हुई। उसे वार्डन और दूसरे जो सहयोगी हैं वो लेकर के हॉस्पिटल गए और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो अब ये पूरा मामला जो है वो लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि पहले भी न्यूज 18 ने बताया अपने दर्शकों को कि जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस हत्याकांड की, माफ कीजिएगा, इस मामले की जो गुत्थी है वो सुलझा ली जाएगी। फिलहाल परिजनों का बिल्कुल, और एसआईटी की तरफ से अब जांच भी तेज कर दी गई है। बड़ा खुलासा भी हो गया है कि वो एंटी डिप्रेशन की दवा ले रही थी। 26 दिसंबर को उसने दवा खरीदी थी। अब आगे उसी हिसाब से जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित। और पटना से बड़ी खबर, जहां 7 दुकान में भीषण आग लग गई है। दानापुर के पेठिया बाजार की घटना है। बाजार में चारों तरफ धुआं फैल गया, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। तो देखिए, एक साथ 7 दुकानों में भीषण अगलगी की यह घटना सामने आई है। दुकानें धू धू कर चल रही है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था। देखिए, चारों तरफ आग की लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा और ये तस्वीर है जब आग ने कैसे इन दुकानों को खाक कर दिया है। जब तक आग बुझाई जाती तब तक ये दुकानें जल उठी थी। काली मंदिर के पास टाट एवं टीन के बने दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग यहाँ पहुंचे तो करीब 6-7 दुकानों में आग लगी हुई थी, जिसे स्थानीय पुलिस बल एवं फायर ब्रिगेड की सहायता से नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगभग नियंत्रित हो चुकी है। क्या हुआ है यहाँ पे? आग लग गया बाजार में। घर से फोन आया यहाँ पे, तो बाजार में आग लग गया। हम बहुत दौड़ा है, देखे तो मेरा दुकान पूरा जलते साफ हो गया। कैसे आग लगी है? अभी तो ये नहीं बता सकते हैं। अभी तो दुकान था, यही जनरल स्टोर का दुकान है। कितने दुकानों में आग लगी है?
अभी तो लगता है 5-6 दुकान में आग लग चुका है। पेठिया बाजार में आग लगने की सूचना मुझे एयरपोर्ट से आते, दिल्ली से मैं आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधे मैं जानकारी मिली कि पेठिया बाजार में बड़े पैमाने पर दुकान में आग लग गया है। मैं भागे भागे यहाँ आया और मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है, लगभग 8 से 10 दुकान जल के खाक हो गए हैं। सब में सामान था, खुदरा का सामान था, कोई छोटे छोटे जो दुकानदार हैं अपना स्टॉक रखे हुए थे। मैं समझता हूँ कि भारी नुकसान हुआ है। चलिए अब सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से ही समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और समृद्धि यात्रा के तहत सिवान भी वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान को 201 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले मैरवा जाएंगे, जहां 568 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में भी आएंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो आज उनका सिवान दौरा होने वाला है। सिवान को लेकर के उन्होंने कई सौगात की भी घोषणा वो आज कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन से पहले डीएम एसपी ने सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल भी किया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आज सिवान पहुंचने वाले हैं, जहां वो कई योजनाओं की सौगात भी सिवान वासियों को देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सिवान आ रहे हैं। उनकी आगमन को लेकर सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। तो वहीं सिवान जिला प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। यह तस्वीर राजेंद्र स्टेडियम की है, जहां सीएम के टारगेट का मॉक ड्रिल किया गया। सीएम सबसे पहले मैरवा जाएंगे, जहां पर कई जगह भ्रमण करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सिवान राजेंद्र स्टेडियम आएंगे, जिसको लेकर आज उनका टारगेट का मॉक ड्रिल किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ संवाद करेंगे, योजनाओं का जायजा लेंगे और जो प्रगति यात्रा के दौरान उनके द्वारा सिवान के करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, उस योजना की अभी स्थिति क्या है सहित कई जानकारियां यहाँ के अधिकारी सहित जो वरीय अधिकारी रहेंगे उनसे लेंगे, दिशा निर्देश देंगे। कहीं सुरक्षा की में कहीं चूक नहीं हो, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कैसे सीएम यहाँ आएंगे, जिसको लेकर सिवान के डीएम एसपी से तमाम बड़ी अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। दावोस में झारखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेल्सपन वर्ल्ड के संस्थापक और चेयरमैन बीके गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें वेल्सपन वर्ल्ड की तरफ से झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल ने वेल्सपन के प्रतिनिधियों को देवघर स्थित प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी और वहां निवेश की संभावनाओं को लेकर जानकारी दी। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वेल्सपन की टीम जल्दी झारखंड का दौरा कर स्थल निरीक्षण और विस्तृत अध्ययन करेगी। चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है। क्यों यहां संक्रमित ब्लड ने एक परिवार को उजाड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्य, महिला, उसका पति और बच्चा HIV पॉजिटिव हो गया। आरोप है कि जनवरी 2023 में महिला की सेक्शन डिलीवरी के दौरान चाईबासा ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाए गए थे और इसी वजह से वो संक्रमित हो गई। मामला सामने आने के बाद एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ इसे सियासी पारा भी हाई हो रखा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चाईबासा जिले के एक परिवार की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब जून 2025 में महिला की दूसरी गर्भावस्था के दौरान रूटीन जांच में वो HIV पॉजिटिव पाई गई। जांच आगे बढ़ी तो हैरान करने वाली बात सामने आई। महिला के पति और उनका बच्चा भी HIV संक्रमित पाए गए। परिवार का दावा है कि जनवरी 2023 में पहली डिलीवरी के दौरान महिला को चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चढ़ाया गया था। वही खून HIV संक्रमित था। इस मामले के सामने आने के बाद चाईबासा सदर अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बुलाया है। लेकिन सवाल ये कि जिस ब्लड बैंक पर पहले भी थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून देने का गंभीर आरोप लगा हो, वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। पीड़ित परिवार द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो अगर सही पाया जाता है
तो ये गंभीर मामला है कि वर्ष 2023 से ही चाईबासा ब्लड बैंक से क्या लोगों को संक्रमित खून चढ़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये भी बड़ा सवाल है कि जिले के सैकड़ों कितने लोगों को जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और इसी ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता है, तो क्या और भी कितने लोग इसमें संक्रमित होंगे। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस ब्लड बैंक को बंद करने के आदेश दिए गए थे वो अब तक कैसे संचालित हो रहा है। तो ये तो एक तरीके से हत्या का प्रयास है और ये सरकार ने रस्म अदायगी की थी सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड करके। इस मुद्दे पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, ना तो बच्चों के मुद्दे पे ना तो इस परिवार के मुद्दे पे। हम मांग करते हैं कि अविलंब इनको डिसमिस किया जाए नौकरी से, किसी के जान के साथ खिलवाड़ किया है और एफआईआर हो। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर बात है और माननीय मंत्री की लगातार संजीदगी के बावजूद, माननीय मंत्री की लगातार प्रतिबद्धता के बावजूद अगर अधिकारियों की लापरवाही से अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक वाकई लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, और अगर आरोप सही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चाईबासा से न्यूज 18 के लिए रुपेश प्रधान के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा की अंतिम महारानी के निधन पर पूरे रीति रिवाज से श्राद्ध कर्म की तैयारी। इस कार्यक्रम में राजघरानों के साथ ही बिहार के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। महारानी के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने इसकी जानकारी दी। श्यामा मंदिर परिसर स्थित महारानी के चिता स्थल पर महाराज परिवार की ओर से कर्मकांड किया जा रहा है। उनके कल्याणी निवास में श्रद्धालुओं और अतिथियों के लिए भोज की तैयारी है। 2 दिन में करीब 50,000 लोग भोज में शामिल होंगे, जिनके लिए 56 भोग, कई मिठाई और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। 10-15 दिन से तो यही सोशल मीडिया हो या न्यूज़, सब जगह यही ट्रेंड कर रहा है और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी महारानी थी और जो देश के लिए हमारे परिवार ने किया है उसके लिए तो होना ही चाहिए। किस तरह के खाने की व्यवस्था है? ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, 2-3 हज़ार तरह के व्यंजन है और मिठाई है और पूरे गांव से सबको हम लोगों ने न्योता दिया है। सब 300 कारीगर के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। हर तरह का व्यंजन बन रहा है। 5 तरह की मिठाई है, 5 तरह की सब्जी है, 5 तरह का अचार है। इसी टाइप से 27-28 आइटम खाने में व्यवस्था की गई है। कितने लोग खाएंगे? दोनों दिन मिला के 50,000 के करीब। इसी बीच देखिए बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां एक ग्रामीण चिकित्सक पर एक युवती को 5 साल तक रिलेशनशिप में रख करके उसके साथ शोषण करने का आरोप है। अब उसे रखने से इनकार कर दिया गया है। पीड़ित युवती ने थाने में आवेदन देकर के एफआईआर दर्ज कराई है। लड़की ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले डॉक्टर नीरज कुमार के यहाँ उसकी बहन का ऑपरेशन हुआ था, जहां आने जाने के दौरान डॉक्टर नीरज से उसका संपर्क बढ़ गया। उन्होंने शादी का झांसा देकर के उनके साथ रिलेशनशिप में रखा उसे। हालांकि 8 महीने से पहले शादी रचाई और अब रखने से वो इनकार कर रहा है। 5 महीना में वो मेरा लगातार शोषण भी करता था। 5 महीना में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना, उसके बाद घर वाला को मना के और हम बारात लेके आएंगे। तो न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए तो वहीं मुझे रखे। बिहार राज्य महिला आयोग में लगातार महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े कई मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में जक्कनपुर का एक मामला सामने आया है, जहां महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर आयोग ने पति और पत्नी दोनों को ऑफिस बुलाया और उनकी बात सुनी। विवाद की जड़ पत्नी का रील्स बनाना और छोटे कपड़े पहनना था, जिस पर पति के दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे, जबकि पत्नी का कहना था कि वो रील्स बनाकर बेरोजगार पति की मदद कर रही है। आयोग ने दोनों की बात को सुना और समझा बुझाकर मामले का निपटारा किया।
समय दीजिए, दोनों एक दूसरे को समय। वो चूंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और अबोध है, वो सोच उसको नहीं है, तो उन्हें हमने समझाया है कि परिवार हित में जो तुमको करना चाहिए काम वो करो और इस तरीके से दिखावटी दुनिया से थोड़ा दूर रहो। और तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम उसको और परिवार को साथ लेकर के चलो। खबर गोड्डा से है, जहां के पथरगामा क्षेत्र की पुलिस ने जज की पत्नी पर गोली चलवाने के मामले का खुलासा किया है। एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए बिहार के भागलपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और पूछताछ में महिला के पति यानी कि जज संतोष पर गोली चलवाने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। उद्भेदन के क्रम में पता चला कि उस महिला का अपने पति जो बिहार में मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ तलाक और मेंटेनेंस का केस यहाँ गोड्डा न्यायालय में चल रहा है। उसी केस में वो उस दिन आई हुई थी और वो वापस लौटी थी, जिसके लौटने के क्रम ये घटना घटित हुई है। इसमें जो एसआई टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके और जो छापेमारी किया गया है, इसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जम्मू में कटौना गांव का एक किसान जैविक की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों को बढ़ावा दे रहा है। किसान योगेंद्र पंडित ने 5 एकड़ की बंजर जमीन को मेहनत और लगन के बल पर जैविक फसल और औषधीय पौधों से लहलहा दिया है। प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए किसान योगेंद्र ने खुद से ही जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। इस किसान के खेत में लगभग 150 प्रकार के औषधीय पौधे हैं और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे किसानों को भी जागरूक करते हैं। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कटौना गांव में एक ऐसा किसान परिवार है जो बीते 1.5 दशक से जैविक के विधि से खेती करते आ रहा है। अपने खेतों में उन्होंने कभी रसायन का यूज नहीं किया, यहाँ तक कि जो बंजर जमीन था उसे उपजाऊ बना दिया। साथ ही मेडिसिनल प्लांट को लेकर भी यह परिवार जागरूकता फैला रहा है। इनके जो गार्डन है वहां पर अगर देखा जाए तो 150 प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जहां पर फसल लगी हुई है वो इलाका है और जैविक विधि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये लोग खेती करते आ रहे हैं। क्या क्या लगाए हैं? अच्छा, जो हम इसमें जो है खाने पीने का जो सामान होता है, जैसे आलू हो गया सर, गेहूं हो गया है, चावल हो गया है, जो भी चीज है मतलब हर एक चीज हम लगाए हुए हैं सर खाने के लिए। तो औषधीय पौधे कितने हैं? औषधीय पौधे 3 सब मिला के 150 से ऊपर हम अभी तक जो है सर लगा चुके हैं। और इन साल भी हम कुछ पौधा लगाए तो 200 से ऊपर मेरे पास पूर जाएगा सर। उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं? उद्देश्य है क्या पर्यावरण शुद्ध रहे और लोग भी शुद्ध हो, धरती माता भी शुद्ध हो, गौ माता भी शुद्ध हो, देश हमारा बचे, लोग बीमारी मुक्त हो, यही हमारा उद्देश्य है सर। योगेंद्र पंडित के पिता की अगर बात करें तो 90 के दशक में इन्होंने बीएससी किया था और बायोलॉजी से बीएससी किया था और उसका परिणाम देखा जाए तो खेती में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हम बात करते हैं इस बुजुर्ग किसान से कि अच्छा उद्देश्य क्या है आप लोगों का कि ये आप लोग कर रहे हैं? ऐसे तो रसायन डाल के लोग ज्यादा उपचार लेते हैं। रोग मुक्त हो, प्रत्येक प्राणी रोग मुक्त हो, यही उद्देश्य है। हाँ, रोग मुक्त हो, निरोग रहे। जहाँ एक तरफ रसायन से लोगों को नुकसान हो रहा है, वहीं पर एक किसान परिवार लोगों को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18